हरियाणा के सोनीपत जिले के हमारे एक किसान भाई रहते हैं। उनका नाम है श्री कंवर चौहान। श्री कंवर सिंह चौहान, पद्मश्री 2019। 2009 में पहली इंडस्ट्री हमने यहीं लगाई, जो आप देख रहे हैं सामने ही है। बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम और टमाटर का एक न्यूनतम गारंटी मूल्य देना शुरू कर दिया। साधारण अगर मक्के की खेती और स्वीट कॉर्न की खेती दोनों में कितना अंतर है, जो नॉर्मली खेती कर रहे हैं अगर इस खेती को करते हैं कैसे वो करें, कैसे लाभ उसका मिलेगा। कई बार स्वीट कॉर्न जब बेचने जाते हैं पत्ते समेत बिकती है, यानी एक भुट्टा 400 ग्राम का हो जाता है। दूसरी मक्का की बात करो तो हम उसमें ना तो वो सुखा के उसका गुल्ली भी अलग निकाल दीजिए, पत्ता अलग निकाल दिया जाता है, उसका दाना निकाल लिया जाता है, सिर्फ वो हमारे योग्य है। और उसका ये रेट 20 रुपए किलो है मान लिया। कई बार स्वीट कॉर्न 20 रुपए 25 रुपए किलो बिकती है, इसलिए किसान को स्वीट कॉर्न में कई बहुत बार फायदा होता है। दाम कैसे मिले किसानों को? MSP से नीचे बिकना, क्वालिटी अच्छी है तो वो अपराध माना जाए। यदि मटर पर लागत 10 रुपए किलो आती है तो वो फैक्ट्री 10 रुपए किलो से नीचे नहीं खरीदे। यदि उत्पादन लागत से भी नीचे किसान माल बेचेगा तो ये खेती एक तरह से असंभव हो जाएगी। किसान जमीन बेच लेंगे और कॉर्पोरेट में खेती चली जाएगी, फिर एकदम रेट बढ़ेंगे। This episode is sponsored by Surya Pipe. प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है द किसान शो के इस एपिसोड में। हम आज एक ऐसे किसान के यहाँ हैं, भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया है। खेत पे फसल तो उगाई है, साथ में खेत पे उन्होंने फैक्ट्रियां खड़ी की हैं। परंपरागत फसलों से हटकर हम किन फसलों पर जाएं जिससे मूल्य ज्यादा मिले और सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ हम कैसे उठाएं, इस विषय में हम बात करेंगे। आज के हमारे मेहमान पद्मश्री कंवर सिंह चौहान जी से, जो गांव अटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा के निवासी हैं। कंवर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार है आपका। कंवर सिंह जी, एक बड़ा नाम देश भर में आपका है और मैं जैसा देख रहा हूँ, आज पूरा विजिट किया आपका फार्म। खेतों पे फैक्ट्रियां खड़ी हैं और उस फैक्ट्रियों में प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग को लेकर आपने आज बड़ा काम किया है। तो सबसे मेरा पहला प्रश्न तो यही है कि किसान उगा तो लेता है, बेचना नहीं आता। आप बेच रहे हैं, देश में भी बेच रहे हैं, पैकिंग करके बेच रहे हैं, बाहर भी बेच रहे हैं। ये बेचने की कला कैसे आई? मैं 1978 से खेती कर रहा हूँ। परंपरा खेती करता रहा। खेती में लाभ कैसा कमाया जाए इसलिए कोशिश करी, क्योंकि मैं एक कर्जवान किसान था और ज़्यादा आमदनी हो तो भी कर्ज उतार सकता था, तो इसमें बहुत से प्रयोग किए। 1980 में बासमती खेती, धान की खेती शुरू की। ज़्यादा आमदनी हुई, परंतु 1985 में बीमारी आनी शुरू हो गई, फिर घाटे का सौदा हो गया। उसके बाद जैविक खेती की शुरुआत की। उसके बाद चलते चलते 1998 में पता चला कि बेबी कॉर्न की कोई खेती होती है, उससे लाभ हो सकता है। तो बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। जब मैंने शुरू की तो बड़े अच्छी रेट में भी की, ज़्यादा लाभ हुआ। फिर अगले साल 8 किले बोए, फिर उसके बाद नुकसान हुआ। उसके बाद मैं 1 किला और बोया, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होया। तो उसके बाद मैं लगा रहा, मैंने छोड़ा नहीं कि नुकसान फायदा तो होता रहता है, पर खेती में इससे गेहूँ और धान के जो दोनों जोड़ ले उससे भी ज़्यादा है, एक फसल में फायदा होता था बेबी कॉर्न की में। तो हम इस खेती में लगे रहे। पहले मैं, फिर पड़ोस के किसान, फिर पूरा गाँव, इस तरह से लगे। जब दिक्कत आई बेचने की, सबसे पहले ये 5 स्टार होटलों में खाया जाता था, वो थाईलैंड से इंपोर्ट होता था। तो उसके बाद पहले 5 स्टार होटलों में बेचा। मतलब उसके बाद हमारे देश में तब नहीं होता? नहीं, तब नहीं होता था। कहाँ से आता था ये थाईलैंड से आता था। अच्छा, फिर महंगा होगा? महंगा 400 रुपए किलो उसके आसपास आता था। ये कब की बात है? ये 1992-93 में आता था और 98 तक आया है। उसके बाद भारत में खेती शुरू हो गई। तो पहले मेरे से पहले भी 2 किसान ने की, परंतु मैं भी एक किसान था जो खेती शुरू की। और उसमें मैंने क्या किया, लोगों को, सब किसानों को साथ लेकर चला। तो उसमें उनको टेक्नोलॉजी देना, उनको बीज कहाँ से मिलेगा, कैसे बेचना, इस विषय पर काम किया। तो सबसे पहले हम आपको बताया कि 5 स्टार होटल, उसके बाद खान मार्केट, INA वगैरह बेचा। उसके बाद आजादपुर में सब्जी की दुकानों पे रख के, जो जहाँ मशरूम बिकती थी, वहाँ रख के बेचना शुरू किया। और जब वहाँ भी ना बिका तब और ज़्यादा फसल बढ़ गई, तो लॉरेंस रोड पे फैक्ट्री जो डब्बा बंद करती थी उनको बेचना शुरू किया। तो 1999 के चलते जब उन्होंने फैक्ट्रियों ने भी बंद कर दिया कि हमारे पास टमाटर चल रहा है या चेरी चल रही है, हमें फुर्सत नहीं है, तो हमने अपनी फैक्ट्री लगाने की सोची।
तो 2009 में, यानी 10 पहली इंडस्ट्री लगाने में 10 साल लगे, क्योंकि उस समय एक आम किसान कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, ना तो पैसा होता था, ना कि उसके पास कोई प्लॉट था रोड के ऊपर, ना सरकार की कोई ऐसी योजना थी कि लाल डोर के बाहर बिजली कनेक्शन मिल जाए। धीरे धीरे सरकार के नियमों में भी परिवर्तन हुए, सरकार ने भी और ध्यान दिया। 2009 में पहली इंडस्ट्री हमने यहीं लगाई, जो आप देख रहे हैं सामने ही है। तो ये 5 फरवरी 2009 को नॉर्वे के कृषि मंत्री ने इनका उद्घाटन किया था। नॉर्वे के कृषि मंत्री, नॉर्वे कृषि मंत्री विजिट के लिए, खेत देखने के लिए हमारे पास आए थे। खेती तो हम पहले से कर ही रहे थे, तो उनके हमने पत्थर लगवा लिया, उनसे उद्घाटन करवा लिया। तो ये पहली फैक्ट्री 5 फरवरी 2009 को लगी, जिसमें हमने अपने किसानों को बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम और टमाटर का एक न्यूनतम गारंटी मूल्य देना शुरू कर दिया। यहाँ पर पूरा गांव जो अटेर ना बेबी कॉर्न की खेती करता है, और साथ में आसपास के किसान भी करते हैं। और जब मंडी में सस्ता होता है, लगभग यहाँ हजारों एकड़ में होता है, तो किसान आसपास के जब मंडी में माल नहीं बिकता तो यहीं लेके आते हैं, और यहाँ डब्बा बंद करके देश और विदेश के बाजार में भेजा जाता है। विदेश भी जाता है यहाँ? जी, विदेश भी जाता है। अच्छा, ये मैं पूरा देख रहा हूँ, ये सारा डब्बा ये तैयार है, ये पूरा तैयार है जी। अब आप ये बना दिए हैं, और ये फिर अब लगभग ये 190 रुपए तक की कीमत का ये पूरा आपका पैक है। तो यही सारा प्रोसेस हुआ है जी। तो ये एक बार देखा जाए तो ये जब बेबी कॉर्न चलता है तब ये यूनिट चलता है, अदर समय क्या उपयोग होता है? जब बेबी कॉर्न यहाँ सारा साल चलता है, जब बेबी कॉर्न मंडी में सस्ता होता है या ज्यादा डिमांड नहीं होती, तब यहाँ चलता है। अच्छा। यहाँ बेबी कॉर्न 70 रुपए किलो तक खरीदा जाता है, 70 से 90 तक। यदि मार्केट में 100 से ऊपर का भाव है, 100-150 का भाव है, तो सभी किसान मंडी में बेचते हैं। अच्छा, ये अटेरना की बात करें या जो सोनीपत में जब आप काम कर रहे हैं, कितने प्रोसेसिंग यूनिट हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो हमारे द्वारा लगाई गई, जो हमने लगवाई है यूनिट, हमारी नहीं, हमारी तो एक यूनिट है जो हमने लगवाई है दूसरों की, एफपीओ को मिला के। एफपीओ की 2 है और प्राइवेट में 2 है, 4 है। 4 यूनिट अभी। 4 में क्या क्या अभी करते हैं सारा? 4 में एक का तो यदि हम सेलमाउंट फ्रेश की बात करें, जिसमें मटर और स्वीट कॉर्न का काम होता है, उसका तो लगभग 60 करोड़ का टर्नओवर है। 60 करोड़? हाँ, जो उसकी स्थापना मैंने की थी, पर जो पार्टनर के बाद में उनको दे दी गया, तो उसका 60 करोड़ का टर्नओवर है। मतलब बहुत से किसानों को उसका फायदा है। इसी तरह से हमारी ये प्रतिभा वुड सामने चल रही है, यहाँ से भी किसान जुड़े हुए हैं। अपना टेंडर में फार्म प्रोड्यूसर कंपनी देखी, वहाँ भी किसान उसमें जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमने एक अटेर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक पैक हाउस लगाया है, जो अपेडा के पूरे नॉर्म पे है, जिसमें इंटरनेशनल नॉर्म सारे फॉलो होते हैं। क्योंकि जो हमने हरियाणा के पैक हाउस लगाए थे, वो नॉर्म पे पूरे नहीं थे, तो इसलिए नॉर्म के हिसाब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नॉर्म अपना कर एक पैक हाउस लगाया, जिससे हम सारी सब्जियां जो यहाँ लोकल होती है अपने सोनीपत जिले में, उनको एक्सपोर्ट करने की योजना हमारी बनी है, उसको करना चाह रहे हैं। सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ आपने उठाया है। एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पहले से प्रगतिशील किसानों को मिलता है, या किसान या ये जो बैंक वाले हैं, कृषि विभाग है, ये उन्हीं का चयन करते हैं जो लायक होते हैं, या सामान्य जन को भी इसका लाभ मिलता है? देखिए, सरकार की योजना 2 तरह की होती है। एक योजना होती है किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए, जैसे फसल पे पोली हाउस लगाने हैं, कोई फसल बोने है उस पर अनुदान दे दिया, बीज पे दे दिया, खाद पे दे दिया, कोई अनुदान दे दिया, ऑर्गेनिक खेती पे 10,000 रुपये अनुदान दे दिए। छोटी छोटी योजना किसानों के लिए होती है। ये किसान सीधे DHO से या DDA से जुड़े होते हैं, वो डायरेक्ट किसानों को फायदा पहुंचाते हैं। दूसरी योजना होती है उद्योगपति के लिए, जिसमें बड़े बड़े क्लस्टर बनाना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाना। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की है, या कोल्ड चेन स्कीम, कई स्कीमें हैं। ये जनरली किसानों के लिए नहीं होती है, उद्योगपतियों के लिए होती है। एग्रो इंडस्ट्री जो उद्योगपति लगाए, उससे किसान जुड़ जाए, किसान अपना माल बेचे और उनकी आमदनी बढ़ जाए किसानों की। इस तरह देखिए, कोई भी उद्योग यदि देश में लगता है, चाहे प्राइवेट लगे, चाहे एफपीओ का लगे, चाहे कोऑपरेटिव का लगे, जब वो डिमांड बढ़ेगी किसी माल की, तो उसके रेट बढ़ेंगे। रेट बढ़ेंगे, किसानों को फायदा होगा, उसका अल्टीमेटली किसानों को फायदा होता है। अभी मोदी जी ने आने के बाद एक योजना चलाएगी, किसान संपदा योजना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग चलाती है। उसमें बहुत से इंडस्ट्री वाले बड़े बड़े उद्योगपति उद्योग लगा रहे हैं। NHB की एक योजना आई है नई, क्लस्टर डेवलपमेंट योजना, उसमें भी उद्योगपति सामने आए हैं। तो आम आदमी तो लगा नहीं सकता। हम दोनों के बीच के हैं, ना हम उद्योगपति है ना किसान है। फिर हम किसान भी और उद्योगपति भी है, दोनों है, दोनों नहीं है। हम किसान में जाएंगे तो उद्योगपति है, उद्योगपति में जाएंगे तो आपको किसान है। तो दोनों में काउंट होते हैं। हम उद्योगपति भी और किसान भी और दोनों भी नहीं है।
तो इस तरह से हम बेच के सबसे ज्यादा कठिनाई हमें होती है। क्यों, लाभ तो सबसे ज्यादा आपने उठाया? नहीं, सबसे ज्यादा कठिनाई हमें। बड़े उद्योगपति जाते हैं, उनको आराम से सबको काम हो जाते हैं। हम उनको सब कुछ पहले से होता है, उनके पास नेटवर्थ है, गारंटी देने के लिए बैंक को पैसा है, बैंकों से संपर्क है। हम एक किसान, छोटे किसान हो गए और हम उद्योग में जाना चाहेंगे, चाहे एफपीओ के माध्यम से जाना हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जाना हो, चाहे पार्टनरशिप के माध्यम से जाना हो, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। तो हम उनके बीच की कड़ी है, किसान और उद्योगपति के बीच की कड़ी है। सबसे ज्यादा यदि हम नुकसान में हैं तो इस समय में हम हैं। हमारे साथ क्या होता है, हम बैंक में जाएंगे तो किसान है जी, कब संपत्ति क्या रखोगे गिरवी, खेती रखेंगे, कितने की जमीन है आपके पास? हमारे पास 50 करोड़ की है। लोन कितना है? 9 करोड़ का लेना है जी। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि एग्रीकल्चर लैंड है जो आपकी, इसका CLU नहीं है, आपको गारंटी में लगती नहीं, इसलिए आपको लोन नहीं मिलेगा। आपके पास नेटवर्थ कितनी है? नेटवर्थ पूरी करेंगे। आपका टर्नओवर कितना है? वो जो स्कीम बनाती है सरकार, इस तरह से स्कीम बनाती है जो छोटे या छोटे उद्योगपति ना आए, उसमें बड़े बड़े ही आए, तो उसमें हम कवर नहीं हो पाते गए, पर कोशिश भी करते हैं तो फेल हो जाते हैं लास्ट में जाके। तो आपके स्तर तक भी फेल हो जाते हैं लोग? हाँ, फेल होते हैं। हम तो 2 स्तर पे फेल हुए अभी। अभी हमने एक नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की योजना लिख ली, CDP स्कीम, क्लस्टर डेवलपमेंट योजना, जिसके तहत 1 क्रॉप 1 क्लस्टर। जैसे कि हमने मशरूम लिया, इंडिया में या हरियाणा में मशरूम प्रसिद्ध था, तो हमने पहले बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न लिया, तो सरकार ने कहा ये तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप ही नहीं है। फिर हमने सबसे पूछा, इंटरनेशनल लेवल पर पता करा कि बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न कौन सी क्रॉप है, तो सबने बताया हॉर्टिकल्चर है। पर पिछले 50 साल से भारत में बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न हो रही है, परंतु आजकल ये उसकी क्रॉप श्रेणी में नहीं आई, हॉर्टिकल्चर में नहीं काउंट होती। सीरियल क्रॉप नहीं आता? ये क्रॉप में सीरियल तो है ही नहीं, अनाज तो बन ही नहीं सकता, ना बेबी कॉर्न का बन सकता, ना स्वीट कॉर्न का। मक्का में है, और मक्का सीरियल में है इनको, तो उसको फिर कैंसिल कर दिया हमारा। फिर हम सचिव से मिले, उन्होंने कहा कि क्रॉप बदल लो, आपका मशरूम है तो मशरूम कर लो। फिर मशरूम करा, फिर हम उसमें पास हो गए। पास होने के बाद बैंक में भेजा, बैंक ने समय पर लोन नहीं दिया। फिर बैंक ने क्या, दोबारा अप्लाई कर दो, 1,18,000 फीस लगती थी, 1 लाख प्लस GST। दोबारा अप्लाई किया, बैंक ने फिर लोन नहीं करा, कोई ना कोई कमी निकाल फिर रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह सबसे बड़ी जो कमी आती है, पहले जो स्कीम बनाते हैं उसमें स्टेक होल्डर की भूमिका नहीं होती। जब सरकार स्कीम बनाती है तो स्कीम कितनी लागू होगी वो अफसरों को पता नहीं होता, और जो स्टेक होल्डर होते हैं वो उसमें शामिल नहीं होते। उनको अखबार में काट दिया जाता है, स्टेक होल्डर अपने आप आ जाओ, कोई नहीं जाता, वो अपना मर्जी स्कीम बना लेते हैं। इसी तरह रायसेन में एक बड़ा प्रोग्राम होता, कृषि मंत्री, माननीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कराया था। तो NHP के स्टॉल पर जब मैं गया तो मैंने पूछा कि CDP योजना का बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, मैंने कहा था कि कितने क्लस्टर बने हैं मध्य प्रदेश में? अफसरों ने कहा एक भी नहीं। वो इतना बड़ा प्रदेश जहाँ का कृषि मंत्री भी वहीं का, एक भी क्लस्टर ना बना। क्यों नहीं बना? कि स्कीम में फिट ही नहीं होते लोग। तो मैंने कहा स्कीम में जो लोग फिट नहीं होते, ऐसी स्कीम क्यों बनाई गई? हम तो फिट हो गए, आधी दूरी तक तय कर लिया, बैंक तक तो पहुंच गए, लोग तो बैंक तक ही नहीं पहुंचे कई स्टेटों में। तो इस तरह की स्कीमें भारत में बनती है। पहले तो जहाँ बनाने में कमी होती है, उसके बाद बैंक जाते हैं, बैंक कोई कमी निकाल देता है, उसके बाद सब्सिडी के डिपार्टमेंट में भी जाते हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ कमी निकलती रहती है। तो ये भारत में आदमी पॉजिटिव बहुत कम है। हर आदमी सोचता है स्कीम का फायदा इनको क्यों उठाए, इनको रोको, कहीं ना कहीं रोको। तो रोकने की कोशिश ज्यादा करते हैं। भारत में मैंने एक उदाहरण मैं एक बात सुनी थी, मैंने है तो सुनी सुनाई। यहाँ एक बहुत बड़ी मशरूम की कंपनी थी, एग्रोडच के नाम का, वो लगभग 20,000 लोग काम करते थे उसके यहाँ। मशरूम की कंपनी? मशरूम की थी, चंडीगढ़ के, अम्बाला से चंडीगढ़ के बीच में। तो वो कैसे भाजे यहाँ से, करीब 1200 हजारों करोड़ रुपया बैंक कभी हुए, खत्म हुआ वहाँ। उन्होंने 200 करोड़ की कोई मशीन आयात करी, वो आया तो वो मशीन वहीं पड़ी रहेगी डम पे। इतनी फॉर्मेलिटीज, ये लाओ ये लाओ, वो अपने वहां तक 200 करोड़ रुपया उसकी आयात जो करी थी मशीन, वो अपने वहां तक पहुंची ही नहीं। क्योंकि यहाँ बिना रिश्वत के बहुत कम काम होते हैं इंडिया में, आपको पता है। और ना तो कोई भी आदमी, यहाँ सब आदमी पावरफुल है, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा हर आदमी पावरफुल है। जो जिस सीट पे बैठा हो पावरफुल है वहाँ। जो उसने कट्टा लगा दिया उसको कोई IAS अफसर कोई नहीं काटता फिर उसको। यहाँ काटने की पावर भी किसी में होती हो तो यूज ही नहीं करता कोई भारत में। तो जिसने जो मान लिया बैंक के कर्मचारी ने छोटे से जो ऑब्जेक्शन लगा दिया, वो बैंक का चेयरमैन तक भी उसी पे रहेगा। कोई एक आदमी हजारों में एक मिलता है जो उसको काटता है, नहीं तो अपने ऊपर यहाँ कोई अधिकारी रिस्क लेता ही नहीं भारत में। जबकि अधिकारी इसलिए बनाए जाते हैं, कलरक ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया, वो उससे नुकसान क्या होगा सरकार को, क्यों लगाया गया ये ऑब्जेक्शन, वो उस पर थोड़ा जाए।
तो यहाँ भारत में यदि पैसा नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन तैयार है और उसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत भारत के विकास में यही है। आप दिल्ली के पास हैं, एकदम सोनीपत दिल्ली के बगल में ही है, और उधर और भी बड़े बड़े शहरों के आसपास देखते हैं जमीन बेचना जी। एक रिवाज अब चल रहा है। लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, नौकरी लग गई या व्यवसाय हो गया, शहर की ओर चले गए। अगली पीढ़ी को जमीन से इतना लगाव नहीं है, जमीन बेच रहे हैं। ये क्या आप इस विषय में कहेंगे? देखिए, कितना ही हम विकास कर ले, जो हमें खाना है वो भोजन कृषि से आना है। खेती जब से रासायनिक खेती शुरू हो गई है, पैदावार तो बढ़ रही है पर उसमें क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, और किसान को लाभ भी नहीं है। दो नुकसान हुए हमारे, क्वांटिटी हमने बढ़ा दी, क्वालिटी नहीं बढ़ाई, और किसान फायदे में भी नहीं है। क्योंकि एक एवरेज रेट चाहे आप वेतन किसी के वेतन से तय कर लो, या सोने से कर लो, या जमीन की कीमत से कर लो, कहीं से भी आप रेट तय कर लो, या नमक से भी कर लो। मुझे याद है सन 1975 के आसपास 75-76 रुपए किलो, 75 में 70वें 80वें 8वें दशक की बात कर रहा हूँ, 75 रुपए रेट होता था गेहूं का 1 क्विंटल का, और सोना होता था लगभग 200 रुपये तोड़ा, यानी 3 गुना मान लो, 225 मान लो। आज कितना रेट है? 2500। सोना कितना होना चाहिए? 7500 रुपये। सोना कितना? 1.5 लाख। कहीं काउंटिंग है? नहीं। मशरूम की खेती करते थे हम। 1990 में जब मशरूम की खेती होती थी, मशरूम की बिकती थी 50 रुपए किलो, 40-50 रुपए किलो। 2000 में फिर खेती 2000 में बिकती थी 60 रुपए किलो मैक्सिमम। और जब आदमी 2000 के आसपास कितनी दाढ़ी थी? 80 रुपए एक आदमी थी। आज दाढ़ी है 600 रुपए। आज मशरूम का क्या रेट है? 70 रुपए। एक प्रोफेशनल रेट में एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है उनके रेट बढ़ नहीं रहे हैं, और लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ऊपर के बेचने के रेट नहीं बढ़ रहे, तो किसान घाटे में जा रहा। किसान घाटे में जाएगा, क्या करेगा? नौकरी की तरफ भागेगा, फैक्ट्री इंडस्ट्री की तरफ जाएगा, शहरों में जाएगा। शहरों में जाकर फिर वो सोचेगा भी खेत से उसका जो जमीन है गांव में वो उसके भाई बोएंगे। फिर परिवार में बात उठेगी, हमें कुछ मिल ही ना रहा, खेती से बेच दो, मकान बना लेंगे शहर में। तो वो जमीन बेच देते हैं, शहर में मकान बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उस पैसे को यूज कर लेते हैं। उधर जब यहाँ कुछ दिक्कत आती है तो ना गांव में घर रह जाऊंगा, ना जमीन रही, वो तो शहर में बच जाते हैं। इस तरह से जमीन बिक रही है। पहले क्या करते थे किसान, क्यों जमीन बेचते थे? बेचते नहीं थे, जमीन को अपनी माँ समझते थे, बहुत बेइज्जती समझते थे जमीन को ना। ये 80 तक मैं बात करूँ तो, क्योंकि मुझे भी मजबूरी में 1984 में जमीन बेचनी पड़ी थी, तो बहुत बेइज्जती हुई थी। और मैं जो हमारे परिवार के लोग रोने लगे थे, भाई ये बहुत गलत काम है किया है। तो मैंने उस टाइम पे कही थी, भाई मैंने जो जितनी जमीन बेची है 4 बीघे, तो 4 बीघे जमीन लाइफ में जरूर खरीदनी है, पूरी करनी है। तो इतना मुझे महसूस हुआ था। अब हर आदमी गांव का जो उस समय जमे में अच्छे पैसे वाले आदमी थे वो सब जमीन बेच रहे हैं। अब जमीन बेचना शौक हो गया, क्योंकि तुरंत पैसा आता है, तुरंत उसको उपभोग करते हैं पैसे को। वो लगाव नहीं रहा है भूमि से, क्योंकि लगाव ना रहने का कारण है जब खेती से लाभ ना होना, खेती लाभ में ना होना। अब नई नई रिसर्च हमें करनी पड़ेगी, रासायनिक खेती हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 50 साल में हमने देख लिया कि रासायनिक खेती में ना तो फायदा किसान को है और ना ही उपभोक्ता को फायदा। उपभोक्ता बीमार हो रहा, दवाई का सब दवाइयाँ ले रहे हैं। अभी भी कुछ लोग गांव में बच्चे होंगे जो दवाई का प्रयोग ना करते होंगे ना, सबके पास में थैले में दवाइयाँ होती है जब कहीं बाहर जाते हैं। तो कुछ ही कम लोग होते हैं, और शहर के लोग 100% दवाई रखते हैं बैग में, कहीं जाएंगे तो जो जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनके पास दवाई का डब्बा जरूर मिलेगा। क्रॉप पैटर्न चेंज हुआ तो तस्वीर बदली, गांव की हो, किसानों की हो, आमदनी बढ़ी। आपके समय से भी जो लोग परंपरागत खेती कर रहे थे, हम इससे पहले भी जो बात कर रहे थे, फसल बदली। आपने मक्का लगाया, और मक्के के भी स्थान पर आपने स्वीट कॉर्न को जगह दी, बेबी कॉर्न को जगह दी है। तो अभी इन विषय पर बात हम करते हैं कि ये जो साधारण अगर मक्के की खेती और स्वीट कॉर्न की खेती दोनों में कितना अंतर है, और इस विषय पर हम पूरी आज बातचीत करेंगे। हमारे किसान जो नॉर्मली खेती कर रहे हैं, अगर इस खेती को करते हैं, अपनाते हैं, तो कैसे वो करें और कैसे लाभ उसका मिलेगा, इसके बारे में थोड़ी हम बात। देखिए, स्वीट कॉर्न अमेरिका में होती थी, अमेरिका से यहाँ तक आई है। स्वीट कॉर्न मतलब मिट्टी मक्का, वो सिर्फ हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, यानी कि उसको सिर्फ कच्चा खाया जाता है, उसका अनाज नहीं बनता, वो फिर सुकड़ जाती है। तो मिठास उसमें अच्छा होता है,
तो क्या इसका डब्बाबंदी होती है, होटलों में प्रयोग होता था, तो वहाँ से ये फसल आई है। और यहाँ हमारे यहाँ मनोली गाँव में इसमें खूब स्वीट कॉर्न होती है और सबसे अच्छी क्वालिटी की स्वीट कॉर्न यहाँ होती है। तो यदि हमें भुट्टा के रूप में उबाल कर खानी है या कच्ची खानी है तो स्वीट कॉर्न का प्रयोग होता है। यदि हमें अनाज के रूप में पकानी है तो मक्का का, उसको मक्का बोलते हैं, वो सीरियल के रूप में आएगी। तो इसमें अंतर ये है कि कई बार स्वीट कॉर्न जब बेचते जाते हैं पत्ते समेत बिकती है, पत्ता भी उसके अंदर है, गुल्ली भी उसके अंदर है, यानी एक भुट्टा 400 ग्राम का हो जाता है। एक पेड़ में एक भुट्टा है 400 ग्राम का, तो मान लिया 5 रुपए का या 6 रुपए का बिक गया, तो एक पेड़ हमारा 6 रुपए का बिक गया। एक कितना आता है एक पेड़ में? एक ही आता है? एक ही आता है। एक ही आता है। और यदि हम दूसरी मक्का की तरफ जाएंगे, भारी एक मजबूत आएगा, लगभग 400-500 ग्राम तक का भी हो जाता है। दूसरी मक्का की बात करो तो हम उसमें ना तो वो सुखा के उसका गुल्ली भी अलग निकाल दीजिए, पत्ता अलग निकाल दिया जाता है, उसका दाना निकाल लिया जाता है, सिर्फ वो हमारे योग्य है। और उसका ये रेट 20 रुपए किलो है मान लिया, और 20 रुपए किलो हमारा ये भी बिक गया। कई बार स्वीट कॉर्न 20 रुपए 25 रुपए किलो बिकती है। तो इसलिए किसान को स्वीट कॉर्न में कई बहुत बार फायदा होता है। अनाज वाले को तो निश्चित वही है जो अनाज में फायदा होता है। हालांकि पिछली बार शुरुआत में हमने बेबी कॉर्न में खूब कमाया, अच्छे रेट में बिकी है, पर आज रेट तो वही है जितने 30 साल पहले रेट थे। 28 साल पहले बेबी कॉर्न रेट 70 रुपए हमें मिलता था एवरेज रेट 1998 में, और आज भी 70 रुपए एवरेज रेट है। अच्छा। और जब धाड़ी थी 80 रुपए, अब धाड़ी है 600 रुपए। जब डीएपी का कट्टा होगा 200-250 रुपए का, अब है 1350 रुपए का, वो 4000 का होने वाला है और बढ़ने वाले हैं। तो हर चीज में फर्क पड़ा है और रेट वही है। तो प्रोडक्शन, किसान ने प्रोडक्शन कुछ बढ़ा लिया, कुछ जो है उसकी आमदनी में कमी हो गई है। मक्का अगर कोई स्वीट कॉर्न की बात करें, लगाना चाह रहा है जी, तो जमीन की तैयारी सबसे पहले उसको क्या करनी चाहिए? भारत में कहाँ कहाँ हो सकता है? भारत में जहाँ भी मक्का हो सकती है वहीं स्वीट कॉर्न हो सकती है। कहीं भी बोई जाए, इसकी लाइन से लाइन की दूरी 2-2.5 फुट कर लें, और पेड़ से पेड़ की दूर स्वीट कॉर्न की बात करें तो हम कम से कम 9 इंच एक बिलांत पे एक पेड़। बेबी कॉर्न की बात करेंगे तो वो दूरी हम घटा देंगे, 4 अंगल, आधा कर लेंगे, आधा या तिहाई कर लेंगे, 4 अंगल कर लेंगे उसको। तो और किसी भी जलवायु में आपने बोला जहाँ मक्का हो सकता है वहाँ सब जगह स्वीट कॉर्न हो सकता है। जमीन की तैयारी के लिए विशेष कोई बात? जमीन की तैयारी जैसे दूसरी फसलों की करते हैं ऐसे जमीन की तैयारी कर। आजकल तो मशीनें आ गई है, सब मशीनों जुताई हो जाती है, मेडा लगा देते हैं, उसके बाद मशीनें ऐसी आती है अपने आप ही बो देती है, लाइन भी खींचेगी, पुट्ठे भी बनाएगी, डोली भी बनाएगी और बो भी देगी अपने आप ही। तो मशीनीकरण का तो भारत में बड़ा अच्छा रोल आ गया है अभी, जितनी विदेशों तक की मशीनें भारत में आ गई है। तो फिर तो यहाँ इंडिया में तो मशीनें बनी जाती है। फिर बीज कहाँ से लें? स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न 2 अलग अलग चीज है। पहले इनका सिजेंटा एक कंपनी थी, उनका बीज आते थे। सिजेंटा? हाँ जी, सबसे पहले यहाँ थी एक प्योर सीड कंपनी, जो थाईलैंड से कोई वैज्ञानिक थे, असनानी साहब, वो थाईलैंड से कुछ बीज लेके आए थे और उन्होंने थाईलैंड से ले ला के यहाँ रिसर्च करके अपना वैरायटी निकाल ली थी। उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद उनकी डेथ हो गई, बच्चे अमेरिका चले गए, वो कंपनी बंद हो गई। तो दूसरी कंपनियां कई आई, कारगिल वगैरह कई आई। फिर बीच में सिजेंटा कंपनी ने ये मेनली शुरू करा था यहाँ। सिजेंटा का 54-14 बीज बेबी कॉर्न का ले आज भी चल रहा है। इसी बीच में भारत सरकार ने भी HAU हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की वैरायटी आई थी HM4, वो बहुत बढ़िया वैरायटी थी, डॉक्टर साईदास की HM4 हरियाणा मेज 4। अच्छा, तो वो स्वीट कॉर्न की वैरायटी, बेबी कॉर्न की वो डॉक्टर साईदास ने मुझे दिए थे ट्रायल करने के लिए, और मैंने यहाँ सामने वाले खेत में बोया था इसको। उसने 4 वैरायटी दी कि अब देखो बेबी कॉर्न के लिए कौन सी अच्छी हो सकती है। तो HM4 वैरायटी स्वीट कॉर्न में बेबी कॉर्न की बहुत बढ़िया साबित हुई थी। उसके चलते फिर सिजेंटा 54-14 आ गई, जिससे प्रोडक्शन बढ़ गया था, तो लोगों ने वही बोना शुरू कर दिया फिर। अच्छा, अभी स्वीट कॉर्न का पहले वैरायटी सिजेंटा की थी 75 नंबर, शुगर 75। अब मिठास के नाम से कोई वैरायटी चल रही, कंपनी का नाम तो मुझे याद नहीं, पर मिठास के नाम से ब्रांड है, वो ज्यादा चल रहा है। अब हमने स्वयं कर दिया, बीज बो दिया जी। अब हम पानी और सिंचाई प्रबंधन की, पानी का तो किसान जानता है, ये पानी कब देना, जब भी सफेद आवे, जमीन सफेद हो, मतलब सूखी हो, तभी पानी लगा देते हैं। तो सर्दियों में कम पानी देने पड़ते हैं, गर्मी में ज्यादा पानी देने पड़ते हैं। वो मिट्टी और पानी तो किसान खुद जानता है, सब कब देना है, पहचान लेता है। और बेबी कॉर्न का जो तुड़ाई होती है, जो हार्वेस्टिंग होती है, उंगली के बराबर जब गुल्ली हो जाए उसके अंदर की, वही होती है, वही बिकती है। और स्वीट कॉर्न का भुट्टा जैसे कच्चे मक्का भून के बेचते हैं, उससे भी थोड़ी अर्ली अवस्था में, अच्छा, उसको स्वीट कॉर्न को तुड़ाई जब होती है, जब इसमें दूध हो उसके अंदर। क्योंकि थाईलैंड में तो मिल्क भी आता है ना स्वीट कॉर्न का, स्वीट कॉर्न का दूध निकाल के वो मिल्क भी पैक करते हैं। अच्छा, तो ये खरपतवार एक बड़ी समस्या रहती है जब हम मक्का और ये इसके करते हैं, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती है? देखिए, खरपतवार तो हर जगह हो गया होगा। खरपतवार का 2
कारण से हैं जो कम हो सकता है। एक तो फसलों में फेरबदल करते रहो हर बार, तो जो खरपतवार होगा वो चेंज होते रहेंगे, उनका बीज नहीं रहेगा। दूसरा तरीका है नड़ाई करो, और तीसरा तरीका है हर्बिसाइड डाल लो। हर्बिसाइड सबसे ज्यादा नुकसानदायक है खाने वालों के लिए भी, और महंगे भी आते हैं जमीन के लिए भी। नड़ाई महंगी पड़ती है, तो फेरबदल खेतों में फेरबदल सबसे अच्छा। कैसे फेरबदल हुई आपके यहाँ? पूरा एरिया जिसमें स्वीट कॉर्न बोया उस खेत में अगली बार स्वीट कॉर्न ना बो। अच्छा, अगली बार उसमें गेहूं बोले या चावल बोले, जो भी चेंज कर ले कुछ ना कुछ, या कुछ और चेंज कर ले। अच्छा, मतलब उस सीजन की बात करें जिस सीजन में आपने बोया, अगले सीजन में दूसरा बदल दो, दूसरे खेत में वो बो दो। ठीक है, हर खेत को बदलते रहो बस। क्रॉप रोटेशन सबसे पुराना तरीका है भारत का। क्रॉप रोटेशन वो अपनाना ही पड़ेगा हर किसान को। तो भारत में जो खेती होती थी पहले बिना रसायन की होती थी, मिश्रित खेती होती थी, क्रॉप रोटेशन था, फसल फेरबदल बोलते हैं, उनके कारण ही खेती बढ़िया होती थी। यदि हम क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाएंगे और मिश्रित खेती अपनाएंगे तो जैविक खेती हम कर ही नहीं सकेंगे। अच्छा, इसमें अगर बात करें तो हार्वेस्ट कर लिया हमने, चाहे स्वीट कॉर्न का या बेबी कॉर्न का, हाँ, तो उसके बाद इसमें मुनाफा कैसे मिल सकता है? देखिए, मुनाफे का तो गणना ऐसे होगी कि खर्चा की गणना कर लो। यदि 1 एकड़ में हम लगभग 25,000 खर्च कर रहे हैं किसी फसल पर, अगर देखें तो मतलब स्वीट कॉर्न बताओ, स्वीट कॉर्न मान लेके चलते हैं, जुताई वगैरह का खर्चा होगा लगभग 8-10 हजार रुपए, जुताई में सब चले जाएंगे। बीज आएगा लगभग 10,000 रुपए का 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ के लिए 10,000 का बीज। हाँ, बुआई जुताई आ गई 10,000 में। उसके बाद हार्वेस्टिंग में 5,000, 25,000 से 25 से 30,000 के बीच का खर्चा है। और पैदा कितने 25 से 30,000। 25 से 30,000 1 एकड़ में? 1 एकड़ कितने दिनों के लिए टोटल? नहीं, कितने दिन की क्रॉप है टोटल? क्रॉप लगभग 100 दिन। 100 दिन की। हाँ, तो उसमें ये खर्चा हुआ और आमदनी मान लिया उसमें 100 बोरी मक्का हो गई, और हमारी एवरेज रेट मान लेकर चलो हमारी 800 रुपए की, 800 रुपए बिक गया, 80,000 का बिक गया, तो 55,000 रुपए एक फसल में बच गए। कई बार बहुत महंगी हो जाती है, लाखों भी बच जाते हैं कई बार थोड़ा रेट डाउन भी हो जाता है और नुकसान भी हो जाता है, पर एवरेज में बता रहा हूँ 55 से 60,000 1 एकड़ में 100 दिन में स्वीट कॉर्न में आ जाता है। इतना ही बेबी कॉर्न में भी इतना ही आ जाता है। अच्छा, इतना ही आता है बेबी कॉर्न। ठीक है, तो अब हार्वेस्ट हमने कर लिया। हार्वेस्ट की पहचान कुछ रहती है कि कब? नहीं, किसान सब जमाता कब तोड़ना है सब आप पहचान कर लेता है। बेबी कॉर्न का बता दिया, जैसे बाल निकले थोड़ी सी मोटी, इतनी मोटी हुई, जो उसके अंदर ही गुल्ली है वो उंगली के बराबर हुई, यानी कि 4-5 इंच की लंबाई, 4-4.5 इंच की लंबाई और मोटाई है जो आधा इंच, तो उस टाइम हार्वेस्ट कर ली जाती है। और जो स्वीट कॉर्न की बात है, जब दाना पड़ा के दाना थोड़ा सा मजबूत हो गया, बिल्कुल घुले भी नहीं, मजबूत सा होगा तो हार्वेस्ट कर ली जाती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें जो मैं देखता हूँ कि वो पशुओं के चारे के भी काम आता है। हाँ, पशुओं का चारा, तो स्वीट कॉर्न हो या बेबी कॉर्न हो, हरा चारा पशुओं को पूरे वर्ष यहाँ मिलता रहता है। अटेरना मनोली से बहुत से लोग बाहर के यूपी तक के लोग आते हैं जो पूरे चारे खेत खरीद लेते हैं और उसको ले जाके अपने डेयरी में, गौशालाओं में देते हैं। अच्छा, क्या एकड़ रुपए अगर बिकता कहता? 10,000 से लेकर 25,000 तक 1 एकड़ का? 1 एकड़ चारा। सामान्य रूप से कोई अगर इसको चाहता है कि मैं ये काम करूं, स्वीट कॉर्न की मार्केट है या बेबी कॉर्न का व्यवसाय करने की अगर सोचता है, तो उसको मोटा मोटा क्या ध्यान में बातें रखनी चाहिए? कुछ ऐसे आपने बहुत सारी बातें बताई। सबसे विशेष ध्यान है तुड़ाई का, टाइम पे तुड़ाई। बेबी कॉर्न तो थोड़ा सा मोटा होता है, कुछ भी जीरो है तो कुछ नहीं काम आएगा। स्वीट कॉर्न तो 2 दिन बाद भी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बेबी कॉर्न 2 दिन बाद तो वो जैसा देखा था आपने जब छटाई हो रही थी, वो बेकार है, फिर कुछ ही काम का नहीं है, बिल्कुल जीरो हो जाएगा वो तो तुड़ाई का। और स्वीट कॉर्न और तो सब किसान जानते ही हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री आप चला रहे हैं, सारा बॉयलर सिस्टम है, भाप से चलने वाले हैं, और भाप से चलने के लिए आप ये पराली का यूज कर रहे हैं, क्या है ये हमारे एफपीओ में सरकार ने मशीन दी थी पराली के बंडल बनाकर उनको यूज करने के लिए, तो उसमें मशीनरी के सहयोग से हम जो है खेत से पराली के बंडल बना लेते हैं और बंडल बनाकर यहाँ स्टॉक कर लेते हैं, और जब इसको हम जो है बॉयलर के ईंधन के रूप में आप देख रहे हैं इसको जला रहे हैं, इसी से सारा स्टीम चल रही है, इसके अलावा कोई ईंधन हम प्रयोग नहीं करते। किसानों को सही दाम मिले, एक बड़ा प्रश्न बार बार कई मंचों से हम देखते हैं, सुनते हैं। प्रोसेसिंग पे ये क्योंकि अपनाते हैं, दाम अच्छा मिले। दाम कैसे मिले किसानों को? देखिए, 2 बात है, जैसे सरकार गेहूं का रेट तय करती है, बहुत सी फसलों का किसान सरकार रेट तय करती है, एमएसपी होता है। एमएसपी से नीचे बिकना, क्वालिटी अच्छी है तो वो अपराध माना जाए।
उससे नीचे खरीदना बेचना अपराध घोषित किया जाए, खरीदना। अच्छा। दूसरी बात, यदि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की किसान संपदा योजना है, उसमें 10 करोड़ तक के भी सहायता देती है सरकार। यानी कि सरकार आधी फैक्ट्री को सरकार पैसा दे रही है। मान लिया मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मैंने मान लिया मटर के प्रोसेसिंग की फैक्ट्री लगाई, उसमें लागत आई 25 करोड़ रुपया, 10 करोड़ सरकार ने दे दिया उसमें, बाकी मैंने बैंक से लिया और अपना लगाया। तो सरकार को ये भी करना चाहिए, यदि मटर पर लागत 10 रुपए किलो आती है तो वो फैक्ट्री 10 रुपए किलो से नीचे नहीं खरीदे। नीचे रेट जाते, भले ही सरकार उनको अनुदान दे, कुछ भी दे, पर किसान का माल, उसकी उत्पादन लागत जो सरकार ही तय करे, उससे कम रेट पे ना बिके, ये सरकार को तय करना चाहिए, तभी किसान लाभ में जा सकते हैं। यदि उत्पादन लागत से भी नीचे किसान माल बेचेगा तो ये खेती एक तरह से असंभव हो जाएगी। किसान जमीन बेच लेंगे और कॉर्पोरेट में खेती चली जाएगी, फिर एकदम रेट बढ़ेंगे और किसान, इतनी बड़ी फौज जो होगी बेरोजगारों की, वो कहाँ जाएगी? तो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। सरकार को ये 2 नियम बनाने चाहिए, एमएसपी से नीचे अपराध हो बेचना खरीदना, और यदि इन सब्जियों का जो इंडस्ट्री खरीदे वो भी है लागत मूल्य से नीचे ना खरीदे। कमल सिंह जी, इथेनॉल का प्रयोग हम सुनते हैं, इथेनॉल मक्का गन्ना ये सब बन रहा है जी। स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न की जो फसल होती है, जी। कभी ये प्रयोग भी इधर हुआ कि इथेनॉल में भी इसका उपयोग? नहीं, इथेनॉल में इससे कम बनेगा, बन तो जाएगा 40 के, पर वो ज्यादा खर्चा आएगा। तो इथेनॉल तो चावल से बन रहा है, मक्का से बन रहा है ना, उनसे ही ठीक है, और गन्ने से बन रहा है। मक्के पर अभी मक्के पे फसल पर तो जा रहा है, हाँ, मक्के पे तो जा रहे हैं। बेबी कॉर्न स्वीट कॉर्न से महंगा पड़ेगा बहुत, क्योंकि ये कॉस्टली प्रोडक्ट है। तो जो किसान, आप दिल्ली के पास है, बड़ा मार्केट अवेलेबल है आपके पास, इसलिए इतनी अपॉर्चुनिटी है। जो किसान थोड़ा दूर में रहते हैं उनके लिए आपका क्या? देखिए, सरकार की बढ़िया योजना आई है एफपीओ के माध्यम से, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी बनाओ, सब देश में बनवा भी दिए हैं सरकार ने, उनके हिसाब से सरकार पैसा भी दे रही है। 2 योजना सरकार की अच्छी है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है एक अभी एक योजना और बनाई है इसी मंत्रालय ने, जिसमें 35 लाख तक की है, एफपीओ के लिए 10 करोड़ तक की है वो, तो उसमें अनुदान ले सकते हैं। पूरे देश में योजना लागू है केंद्र सरकार की, कोई भी अनुदान ले सकता है, और एफपीओ को जल्दी मिलता है। एफपीओ पर अपनी यूनिट लगाए, जो पैदा करे उसको प्रोसेस करे, प्रोसेस करके माल तो पूरे देश विदेश में बेचे। बहुत सफल नहीं है एफपीओ, आपका जैसे बड़ा एक सफल एफपीओ है। देश भर में 10,000 एफपीओ की जो बात हुई, कितना सफल है ये मॉडल? देखिए, एफपीओ में आप देखें तो पहले कोऑपरेटिव आया था, कोऑपरेटिव का रूप है, ये भी कोऑपरेटिव ही है। कोऑपरेटिव शुगर मिल लगे, किसानों को तो फायदा हो ही रहा है तकरीबन, पर की मैनेजमेंट सरकार कर रही है, कोऑपरेटिव की सरकार कर रही है, प्राइवेट। देखिए, प्रोसेस इंडस्ट्री प्राइवेट में लगो या कोऑपरेटिव में लगो, चाहे एफपीओ में लगो, चाहे पर्सनल पर लगो, किसान को फायदा हो। किसान का माल बिक रहा अच्छे रेट में, तो किसान को फायदा हो रहा है। अब मान लिया शुगर केन के लिए पहले ये गन्ने के मिल लगे हैं, शुगर मिल पूरे देश में लगाए गए, गन्ना बिक रहा है ना, उनका शुगर मिल गन्ना खरीद रहे हैं। मिल वालों को फायदा नुकसान वो अलग बात है, सरकार कितना दे रही है वो सब अलग बातें हैं, पर किसान को, यदि किसान मिल ना हो तो गन्ना कहाँ जाएगा कहाँ? क्योंकि हमने पहले तो एक काम किया था कि अपने उद्योग धंधे बंद किए थे। पहले गांव में सारे उद्योग थे, गन्ना बोता कोल्लू होते थे गांव में, हमें सरकारी जरूरत ही नहीं थी। शुगर मिल है तो गन्ना कहाँ से आया, कोल्लू बंद करवाओ, कोल्लू में लाइसेंसिंग शुरू कर दिया। पहले सरकार ने जो भारत की व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, उसको तोड़ने का काम भी सरकार ने किया है लाइसेंस प्रक्रिया के द्वारा। अच्छा। अब सरकार को दोबारा याद है तो उल्टा गलत काम हो गया। भारत में कितने काम गलत हुए हैं जो हमने बिना सोचे समझे करे हैं, मैं ये गिनवा देता हूँ। नंबर 1, भारत के छोटे छोटे उद्योगों तोड़कर बड़े उद्योग बनाना, लाइसेंस प्रक्रिया शुरू करना। न पहले कोल्लू थे, कोल्लुओं में कर दिया कि लाइसेंस लो, शुगर मिल को बेचो, अपराध बना दिया कि कोल्लू लगाना अपराध है, इससे पूरी बहाना ले लिया, इससे पूरा वो नहीं निकलता, जूस नहीं निकलता, उसमें खोई में रह जाता है। अच्छा। तो इसलिए शुगर मिल को बेचो, तो वे सब खत्म हो गए उद्योग धंधे। इसी के कपड़े को उद्योग बंद हुए, सारे जो ग्रामीण उद्योग थे सारे बंद हो गए, बड़े उद्योगों ने ले लिया, बड़े उद्योगों की मनमानी शुरू हुई। फिर उसके बाद में अब मजबूरी हो गई। एफपीओ फायदे में नुकसान में जाए वो अलग बातें हैं, सरकार उनको क्या सहायता करे वो सरकार का मामला है, पर तो किसानों का माल बिकेगा तो किसानों को फायदा होगा। क्या संदेश देंगे आप जैसे प्रगतिशील किसान, जो सामान्य किसान, देश भर के लघु और सीमांत किसान ज्यादा हैं इस देश में, ये क्या संदेश है, क्या करें? देखिए, मेरा किसानों को संदेश है कि आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, सरकार आपको 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का अनुदान पे बाहर से खाद खरीद के आपको दे रही है। 50 साल पहले कोई खाद बाहर से नहीं आता था,
खेती आत्मनिर्भर पहले आत्मनिर्भर खेती थी, अब खेती आत्मनिर्भर नहीं है। पूरा विदेशों के टेक्निकल जो रासायनिक की खाद और रासायनिक दवाइयाँ बनाने का काम करते हैं वो विदेश से आते हैं। यदि आप अपने आत्मनिर्भर खेती करेंगे, बिना रासायनिक खाद की खेती करेंगे, पुराने तरीके ढूंढ के खेती करेंगे तो आप लाभ में जाएंगे। साथ ही जो आपका उत्पादन होगा वो खाने योग्य होगा। और खेती जब तक आप एक इसको आध्यात्मिक रूप नहीं लेगी खेती, यानी कि हम दूसरे के लिए जो भोजन पैदा कर रहे हैं वो सात्विक हो, उसमें कोई रसायन की मिलावट ना हो और साथ में पशु पक्षियों को कोई नुकसान ना हो, ऐसी खेती करें हम, तभी आप फायदे में जाओगे, नहीं तो नुकसान में ही रहोगे। क्योंकि मनुष्य जाति में हमने जन्म लिया है और मनुष्य का जो उद्देश्य है जीवन का वो ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे के काम आए, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए, एक दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए, पशु पक्षियों को नुकसान ना पहुंचाए, या जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं जो प्राणी, उनको हम मारने की कोशिश ना करें। अन्यथा तो तभी आप सफल होगे, तभी आपको फायदा होगा, तभी आपको आत्म शांति मिलेगी। और ये थे कमल सिंह चौहान जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक सफल एफपीओ के संचालन से किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। चाहे कोई भी योजना हो, अगर उसका सही रूप से लाभ लिया जाए तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। दूसरा, परंपरागत खेती से हट करके ये जो आज हमने मॉडल बताया, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती में जाते हैं तो कितना फायदा किसानों को प्रत्यक्ष रूप से इसका होता है। कमल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ बातचीत करने के लिए आपका विशेष धन्यवाद।